नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट लेकर आते हैं। साथ ही इंट्राडे पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपको बेहतरीन कॉल्स देने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आज आपको मदद करेंगे। वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल से, धर्मेश भाटिया हैं एमिरेट्स एनबीडी से, और साथ ही भाविक पटेल होंगे ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। और सबसे पहले फटाफट से टॉप 10 खबरें देख लेते कि आज किस तरह की हलचल आज बाजार की दिख रही है। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो चांदी में आज निचले स्तरों पे जो हल्की नरमी आई थी कल, वहां से अब खरीदारी लौट रही है। 74,500 के आसपास चांदी ट्रेड कर रहा है। सोने की बात करें तो 60,300 के आसपास। क्रूड में आज तेजी है, 81 के ऊपर है। ग्लोबल ग्रोथ की चिंता से यहां पर सपोर्ट मिल रहा है। नेचुरल गैस कमजोर मांग से दबाव है, 200 रुपए के नीचे। कॉपर 745 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। कल के सत्र में सभी मेटल्स में तेज गिरावट दिखी थी, लेकिन आज यहां पर सभी मेटल में तकरीबन लेड को छोड़ दे तो सभी मेटल तेजी दिखा रहे हैं। एग्री मार्केट की अगर चाल की बात करें तो मेंथा जहां पर कमजोर मांग से दबाव है, 970 रुपए के आसपास एमसीएक्स पर मेंथा का वायदा ट्रेड कर रहा है। जीरा दायरे में कारोबार हो रहा है, हल्की गिरावट है, 39,900 रुपए के नीचे एनसीडीएक्स पर। हल्दी 6,500 के आसपास, हल्की गिरावट। धनिया सपाट है, 6,400 के आसपास। ग्वार सीड में और ग्वारगम की अगर बात करें तो यहां पर अब बिकवाली बढ़ रही है, 11,000 के नीचे अब ग्वारगम फिसल गया है और 5,500 रुपए तक फिसल गया है ग्वार सीड का वायदा। चलिए, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं चांदी की, क्योंकि चांदी में अब यहां पर इंट्राडे चाल अगर आप देखें तो शुरुआती सुस्ती के बाद अब रिकवरी दिख रही है। 74,500 रुपए पे आ गया है, 200 रुपए से ज्यादा की तेजी दिख रही है। वंदना जी, क्या लग रहा है यहाँ पर चांदी में? क्या ये तेजी दिन के दौरान और बढ़ेगी? क्या बाई करके जाना चाहिए यहाँ पर? जी विश्वमोहन जी, यहाँ पे देखा जाए तो काफी दिनों के बाद बेस मेटल में भी एक रिकवरी दिख रही है और लग रहा है कि जिस तरीके से यूएस में बैंकिंग क्राइसिस का फिर से एक मामला यहाँ पे आ रहा है, तो शाम के सत्र में हो सकता है कि गोल्ड में भी यहाँ पे हम बढ़त बढ़ता हुआ देखें। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बाइंग में रहना चाहिए। 74,500 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, यानी कि करंट मार्केट के प्राइस ही ऊपर की तरफ लग रहा है। प्राइस 75,100 के करीब यहाँ पे टिक सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 74,200 का, और ग्रेजुअली मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार हो सकता है कि 75,500 800 के करीब आने की कोशिश करें। आप क्या सेंस कर रहे हैं धर्मेश जी? आपको भी लग रहा है यहाँ से तेजी चांदी की बढ़ेगी, खरीदारी करके जाना चाहिए? वंदना जी की कॉल से सहमत है? देखिए, अगर चांदी की बात करूँ तो चांदी में जो वॉलेटिलिटी है वो काफी सीमित दायरे में आ गई है। अगर आप देखें तो 24.5 से 25.5 का दायरा है, $1 के दायरे में ट्रेड हो रहा है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 73,000 से मैक्सिमम 75,000 के लेवल्स पे आके मार्केट रुक जाता है। तो वॉलेटिलिटी काफी दायरे में हो चुकी है और मैं रेकमेंड करूंगा कि इतने हाई पे मैं इतनी तेजी करने की रेकमेंड नहीं करूंगा। मैं रेकमेंड करूंगा अगर उछाल आता है तो यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। डाउन साइड फिर से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 74,000 या उसके निचले स्तर आ जाएंगे। बट अगर 74,000 वापस आता है तो वापस स्पेक्युलेटर्स फिर से बाय करके चल सकते हैं अपसाइड 75,000 के लिए। तो 1,500 से 15,000 से 1,500 रुपए की जो वॉलेटिलिटी है मार्केट उसी दायरे में रहेगा। बट मैं निवेशकों को रेकमेंड करूंगा कि देखिए चांदी काफी चंचल कमोडिटी है, इसमें आप काफी स्टॉप लॉस के बिना काम ना करें। स्टॉप लॉस जरूर रखें, मेंटेन रखें स्टॉप लॉस को। और प्राइस में देखिए तो अगर आप देखिए अगर डॉलर इंडेक्स में जो सपोर्ट मिला है 100 डॉलर पे, उस कारणवश आपको मार्केट में एक वॉलेटिलिटी आने की गुंजाइश काफी हाई है। और अगर ये $100 ब्रेक करता है तो चांदी यहाँ से काफी तेजी दिखा सकता है। पर अगर डॉलर इंडेक्स यहाँ से बाउंस करता है और फिर से 102 103 की तरफ बढ़ेगा तो चांदी फिर से 70,000 के इर्द गिर्द आके आने की गुंजाइश है प्राइस में। ओके, तो ये व्यू है सिल्वर को लेके धर्मेश जी का। भाविक, आप बताइए टेक्निकली आपको कैसा दिख रहा है चांदी का मार्केट यहाँ से? विश्वमोहन जी, देखिए चांदी में अगर शॉर्ट टर्म की देखें तो थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि शायद वीकनेस आ सकती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म चार्ट अगर देखें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन दिखा रहा है। आई थिंक 75,600 से 76,000 के करीब हमें एक अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिला है और 73,900 से 73,800 का एक सपोर्ट बन के उभरा है। बट मुझे लग रहा है कि जब तक एटलीस्ट 75 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक एटलीस्ट थोड़ी वीकनेस रहेगी, क्योंकि अभी कल जो यूएस के जीडीपी और आगे फ्राइडे को पीसी आने वाले हैं, तो उससे पहले मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत साइडवेज मूवमेंट ही रहेगी, कोई नई पोजीशन नहीं दिखने को मिलेगी। बट आई थिंक 75,000 पर ही मैं थोड़ा पॉजिटिव रहूंगा। तो अभी अगर किसी को ट्रेड करना है तो 75,000 के स्टॉप लॉस एक बार शॉर्ट कर सकते हैं, टारगेट नीचे रख सकते हैं 73,600 का। गोल्ड की बात कर लेते हैं। हालांकि गोल्ड आज एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है, 60,200 के आसपास एमसीएक्स पर भाव है।
क्या करना चाहिए इस करंट लेवल पर? वरना जी अगर अभी कोई ताजा भाव पर अगर कोई ट्रेड करना चाहता है तो क्या सलाह दे रही हैं आप? ये मार्केट काफी रेंज में है विश्व मोहन जी, और देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स भी यहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट को एक डिस्काउंट करता हुआ दिख रहा है। ऊपर की तरफ अगर आता है 102.8 के करीब तो एक दबाव जो है वो डॉलर गोल्ड में देखने को मिलेगा, और एमसीएक्स गोल्ड में भी मुझे लग रहा है कि दबाव देखने को मिलेगा। फिलहाल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 60,400 60,500 की तरफ यहाँ पे प्राइसेस जो है वो रुक सकता है, जो अपसाइड रैली है। नीचे की तरफ प्राइसेस आते हैं अगर जून कॉन्ट्रैक्ट में अगर 60,100 150 वहीं पे बाइंग करनी चाहिए। बिल्कुल हल्की बाइंग मुझे यहाँ पे लग रही है कि 60,350 तक का लक्ष्य रखना चाहिए। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे 60,050 का होगा, और छोटे बाइंग के लिए, छोटे टारगेट के लिए यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। और स्टॉप लॉस जरूर लगाएं क्योंकि मार्केट बहुत रिस्की है और रेंज में भी यहाँ पे है, क्लैरिटी की कमी है। ओके, चलिए, तो ये गोल्ड पर व्यू है वंदना जी का। धर्मेश जी, आप क्या सलाह दे रहे हैं गोल्ड में? और देखिए, मेरी छोटी अवधि के लिए मैं सलाह दूंगा कि आप बिकवाली करके चल सकते हैं। काफी ओवरबॉट पोजीशन में, कल भी मार्केट में अच्छा खासा गोता लगा था और वहां से मार्केट ने एक बाउंस दिया है। 60,000 का स्तर कंटिन्यूसली मेंटेन कर रहा है, बट मुझे लगता नहीं कि ज्यादा दिन तक टिकेगा। अक्षय तृतीया भी खत्म हो चुकी है। फंडामेंटली मार्केट में इतनी बायर्स है नहीं। मार्केट ऑलरेडी 400 से 500 रुपया डिस्काउंट चल रहा है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो स्पॉट डिस्काउंट में काफी आ चुका है। तो प्रीमियम अगर चला गया है तो कहीं ना कहीं मार्केट में बायर्स भी नीचे हट जाएंगे और प्राइस में आपको एक वीकनेस देखने मिल सकता है। मई में फिर से इंटरेस्ट रेट हाइक की बात है जो ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंट है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि उछाले पे बिकवाली की सलाह रहेगी। डाउन साइड 59,900 से 59,500 तक के लेवल्स भी आपको देखने मिल सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो $19.55 $1955 के लेवल्स मेरे को चार्ट पे दिख रहे हैं। कंटिन्यूसली मार्केट में प्रेशर देखने मिल रहा है। ऊपरी स्तरों पर स्पेशली 2030 2020 पे मार्केट टिक नहीं रहा, तो मैं सलाह दूंगा सेल करने की। और अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ता है और अच्छा खासा बाउंस देता है तो ये जो गिरावट है वो काफी एक्सटेंड हो सकती है। तो सेल की स्ट्रेटेजी मेरी सोने में रहेगी। ओके, भाविक, आप क्या सलाह दे रहे हैं गोल्ड में? क्या करना चाहिए, खरीदे या बेचे? देखिए, मैं इंट्राडे ही व्यू दूंगा क्योंकि लास्ट 17 अप्रैल से अगर हमने देखा है तो ऊपर की तरफ 60,600 की तरफ 59,600, तो एक सेमी दायरे में लास्ट 8 ट्रेडिंग सेशन में 1,000 पॉइंट में ही ट्रेड कर रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा कि आज के दिन भी कोई इतनी बड़ी मूवमेंट आ सकती है। जैसे मैंने बताया कि कल यूएस का जीडीपी डेटा है और फ्राइडे को पीसी है और नेक्स्ट वीक फेड की मीटिंग है, तो ये फेड ये दोनों डेटा जरूर से देखेगी, तो उसकी वजह से भी कोई नई पोजीशन एटलीस्ट हम देखने को नहीं मिलेगा। बट हाँ, ये है कि 60,000 का लेवल जो है वो गोल्ड एटलीस्ट एमसीएक्स में सस्टेन कर रहा है। तो इंट्राडे मुझे नहीं लग रहा कि बहुत बड़ी हमें मूवमेंट देखने को मिलेगी, तो इसीलिए 60,100 के करीब जून कॉन्ट्रैक्ट अगर आता है तो मैं बाय की रिकमेंड करूंगा। टारगेट भी बहुत छोटा रहेगा 60,300 का और स्टॉप लॉस भी 60,000, और मुझे लग रहा है कि सीमित दायरे में ही ट्रेड करेगा गोल्ड। ओके, चलिए कच्चे तेल की चाल देख लेते हैं। हालांकि कच्चा तेल कल के सत्र की बात करें तो गिरावट थी, 2% से ज्यादा टूटा था, लेकिन आज यहाँ पर तेजी दिख रही है। ब्रेंट क्रूड देखिए $81 के ऊपर आ गया। धर्मेश जी, क्या लग रहा है कच्चे तेल में यहाँ से? देखिए, कच्चा तेल भी मुझे मंदी ही लग रहा है। अगर आप देखिए $80 के निचले स्तरों पर कंटिन्यूसली सस्टेन हो रहा है। डाउन साइड $77 का जो लेवल था मार्केट ने वहां पे एक बार छू चुका है। फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों साइड से मुझे तेजी लग नहीं रही है। इतनी मार्केट में अगर आप देखिए तो कंसोलिडेशन फेज पे है, रिकवरी आ नहीं रही है मार्केट में, रेट्स हाइक हो रहे हैं, फंडामेंटली कोई बाइंग नहीं हो रही है। जो भी तेजी देखने मिल रही है वो कंप्लीटली एक बोलिए सप्लाई कंस्ट्रेंट के कारण, यानी सप्लाई बंद होने के कारण मार्केट में इतनी छलांग देखने मिली है। प्राइस ऑलरेडी मंदी की सुर पे है। स्पेशली मैं देखिए मीना रीजन में रहता हूँ, तो मीना रीजन में कच्चा तेल यहाँ का ब्लड लाइन है और यहाँ पे इन लोग काफी सप्लाई कंस्ट्रेंट कर करके प्राइस को स्टेबल कर रहे हैं। पर अगर इकोनॉमी रिवाइव नहीं हुई, रेट्स बढ़ते रहे, तो डेफिनेटली आगे जाके मार्केट में काफी अच्छा प्राइस में गोता आप देख सकते हो। और इन्फ्लेशन इतनी हाई है तो डेफिनेटली वीकनेस बरकरार रह सकती है। तो सेलिंग की स्ट्रैटेजी मेरी रहेगी और डाउन साइड आप एक्सपेक्ट करिए 100 से 150 रुपए की गिरावट आपको करंट लेवल से देखने मिल सकती है। मैं सेलिंग ही सलाह दूंगा। सेल करके ही जाना चाहिए। इनको लग रहा है कि आगे और ये दबाव बढ़ेगा। वंदना जी, आप मानती है, आपको भी लग रहा है कि यहाँ से बिकवाली करके ही जाना चाहिए कच्चे तेल में? विश्वान जी, यहाँ पे जो मेजर टोन है वो डाउन साइड का ही रहेगा क्योंकि जीडीपी डेटा आना चाहिए, यूएस का हो, इटली का है, सब डाउनवर्ड रिवीजन है यहाँ पे, तो एक प्रेशर बनता हुआ दिखेगा यहाँ पे। लेकिन इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि टेक्निकली एक बाउंस यहाँ पे बनता है, तो छोटे मतलब बाउंस को अगर यहाँ पे यूटिलाइज किया जाए तो मेरे ख्याल से एक छोटी सी बाई पोजीशन बन सकती है। 63.70 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 64.50 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 63.30 का होगा। रीजन ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है डॉलर इंडेक्स से, इसलिए अमूमन
एक कमोडिटी में एक बाउंस देखने को मिल रहा है आज के दिन, लेकिन फंडामेंटल्स अभी जो है वो वीक की तरफ ही इशारा कर रहे हैं, बेयरिश है। ओके, भाभी कोई ऑप्शन में कोई ट्रेड है क्या कच्चे तेल में? जी, मुझे कच्चे तेल में ऑप्शन में तो अभी नहीं लग रहा है। आई थिंक फ्यूचर में भी मुझे लग रहा है कि सेल ही करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके भी आई थिंक थोड़ा बहुत वीकनेस ही रहेगा। अगर ऑयल पोजीशन बिल्डअप देखे तो इट इज़ रनिंग आउट ऑफ स्टीम, के जहाँ पे स्पेक्युलेटिव पोजीशन देखे तो अप्रैल में सबसे कम नेट लेंथ है, और ये जो रिफाइनिंग के मार्जिन है वो भी कम हो गए। तो जब भी रिफाइनिंग के मार्जिन कम होते हैं तो लीडिंग इंडिकेटर कि डिमांड जो है वो कम हो सकती है। आई थिंक द ओनली गोल्डन सेविंग ग्रेस यही रहेगा कि गोल्डन वीक आ रहा है चाइना में नेक्स्ट वीक में, तो थोड़ा ट्रैवल बढ़ेगा, तो उसकी वजह से मे भी थोड़ी डिमांड बढ़ सकती है। बट अभी भी मुझे लग रहा है कि एमसीएक्स में 6300 का लेवल नीचे आ सकता है, तो 6420 के करीब मैं शॉर्ट के रिकमेंडेशन करूंगा 6480 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रहेगा 6300 का। एनजी में क्या करना चाहिए भाविक? कोई ऑप्शन में वहां पर कोई ट्रेड है क्या? काफी वॉलेटाइल काउंटर है, ऑप्शन का ही ट्रेड बेहतर रहेगा उसके लिए? जी, ऑप्शन में मुझे लग रहा है कि 200 का कॉल लेना चाहिए 23 मई का अराउंड 13.50, टारगेट रहेगा 17 का, स्टॉप लॉस 11 का। क्योंकि अगर हम स्पेकुलेटिव पोजीशन देखें तो आई थिंक लास्ट जून के बाद सबसे पहली बार पॉजिटिव हुआ है। लास्ट वीक 11,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो स्क्वायर ऑफ हुए और 4,000 कॉन्ट्रैक्ट बढ़े हैं। और अगर एमसीएक्स में भी देखें तो 195 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट आ रहा है, अच्छी खासी हमने करेक्शन देखने को भी मिली है। तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड में अपसाइड के लिए रिस्क कम लग रहा है और रिवॉर्ड ज्यादा लग रहा है, तो यहाँ से शॉर्ट नहीं करना चाहिए। मैं बोलूंगा कि एटलीस्ट कॉल ऑप्शन जो 200 का है वो बाय कर सकते हैं। ओके, चलिए बेस मेटल्स की चाल देख लेते हैं। कल तेज गिरावट दिखी थी लेकिन आज रिकवरी है। जिंक 235 रुपए के ऊपर है, 0.5% की तेजी दिखा रहा है। कॉपर 745 के आसपास। एल्युमिनियम में हल्की तेजी है 208 रुपए के करीब। लेड सपाट है 183 रुपए के नीचे। वंदना जी, कुछ पसंद आ रहा है इन चारों ही काउंटर में से? अगर कोई एक चुनना हो तो कहां पे ट्रेड करने की सलाह देंगी आप? मुझे लग रहा है कि कॉपर में काफी यहाँ पे फॉल आ चुका है, तो वहां पे एक बाइंग जो है बनती है। यहाँ पे अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो थोड़ा सा ऊपर से मैं यहाँ पे बाइंग का रिकमेंडेशन देना चाहूंगी। 745 के करीब यहाँ पे अगर हम बाइंग करते हैं तो मुझे लग रहा है कि एक बार हल्की सी बाइंग आएगी 752 तक। स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 742 का। तो यहाँ पे एक बाइंग तो बन रही है, लेकिन ऊपर में रेजिस्टेंस है काफी बढ़िया यहाँ पे 755 के करीब, तो प्रॉफिट बुक भी करना होगा। आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में आज? भाविक, आपसे मेरा सवाल था, आपकी टॉपिक क्या होगी बेस मेटल्स में? जी, मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम में अभी भी सेल करके चलना चाहिए, क्योंकि अगर सारे बेस मेटल्स देखें तो डॉलर इंडेक्स थोड़ा पॉजिटिव है, और रेट हाइक की एक्सपेक्टेशन की वजह से हमने देख रहा है कि अभी भी सेल ऑफ चल रहा है बेस मेटल्स में। तो 210 का जो एक सपोर्ट था वो ब्रीच कर दिया है एल्यूमिनियम में, तो आई थिंक जब तक 210 के ऊपर नहीं जाता है तब तक मैं वीक ही रहूंगा। तो 209.40 के करीब मेरी कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वहां पे आता है तो मैं शॉर्ट के रिकमेंडेशन करूंगा 207 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 211 का। ओके, यानी वंदना जी को लगता है कॉपर खरीदे, लेकिन भाविक एल्युमिनियम बेचने की सलाह दे रहे हैं 209 रुपए 40 पैसे पे 207 के टारगेट के लिए। धर्मेश जी, कॉपर और जिंक इन दोनों पर आपका व्यू क्या है? देखिए, मेरी कॉपर में बेट रहेगी। मैं वंदना से काफी सहमत हूँ। मुझे भी लगता है कि मार्केट में यहाँ से डाउनसाइड रिस्क काफी लिमिटेड है। इसका जो दायरा है अराउंड 740 से लेके 760 तक के दायरे में ट्रेड हो रहा है। तो अभी मैं रेकमेंड करूंगा यहाँ पे आप निवेश करके चल सकते हैं। अपसाइड 750 टू 752 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं। पोजिशनली 780 के टारगेट के लिए भी यहाँ पे मार्केट में निवेशक आ सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटली देखिए तो मार्केट में जो रेंज है वो देखिए 730 से लेके 800 तक के रेंज के है। बड़ा रेंज इसका अगर देखें तो ये 800 तक के लेवल्स भी दिखा चुका है। तो अभी मैं रेकमेंड करूंगा कि यहाँ पे अगर आप एक्यूमुलेट्स करना स्टार्ट कर ले तो डेफिनेटली आगे चल के आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। एक और मेहमान है, सुनील बलदेवा साहब है, जनरल सेक्रेटरी हैं एफ्टा के। सर, स्वागत है आपका। सर, दालों के दाम तेजी से बढ़े हैं। पिछले एक साल में आप देखिए तो तुअर के दाम 15% ज्यादा दिख रहे हैं। महीने भर में भी करीब करीब 3% के दाम कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री की साइट पर ही ऐसा दिख रहा है। और उड़द और मूंग यहाँ पर भी हल्की तेजी दिख रही है, लेकिन चने की दाम भी देखिए महीने भर में 2% से ज्यादा दिख रहा है। क्या लग रहा है, ये दाम और आगे बढ़ने वाले हैं या अब यहाँ से स्टेबल हो जाएंगे? यहाँ से ज्यादा तेजी की संभावना नहीं दिख रही है आपको? देखिए विश्व मोहन जी, जहां तक तुअर की बात है, तुअर में सरकारी आंकड़े भी प्रोडक्शन को काफी कम दिखाई दे रहे हैं। जब अफ्रीका की तुअर आ रही थी तब उससे इंपोर्ट हो रही थी, तब दाम काफी कंट्रोल में थे।
लेकिन बर्मा से चूंकि चाइना और कई कंट्री भी लेवल रहती है, तो वहाँ पे हमें कंपटीशन लेवल में कंपटीशन करके लेना पड़ता है माल को, तो वहाँ मार्केट इंटरनेशनल मार्केट तेज है। इसकी वजह से यहाँ पड़ते भी काफी तेज पड़ रहे हैं। तो भाव जो है वो कंट्रोल में रखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन जहाँ तक मूंग की बात बताई, मूंग पिछले एक हफ्ते में मूंग में 500 रुपए की मंदी आई है, क्योंकि उड़ीसा की मूंग चालू हो गई है और एमपी की मूंग की छुटपुट आवकें भी चालू हो गई है, और अगले 10-15 दिन बाद मूंग की जो है एमपी की मूंग की अराइवल काफी बढ़ जाएगी और वहाँ की फसल भी जो है काफी अच्छी बताई जा रही है। तो जहाँ तक मूंग का कंसर्न है, मूंग में तो मंदी लगती है, मूंग का कोई तेजी का कंसर्न नहीं है। चना और मसूर वो पहले से ही एमएसपी से करीबन 10-15% नीचे बिक रहे हैं, तो इनको भी लेके कोई कंसर्न नहीं है। तो केवल एक कंसर्न है उड़द और तुअर को लेके है, वो जरूर है, लेकिन वो महीने 1.5 महीने करीबन रहेगा। जो ही जुलाई के बाद हम अफ्रीका कंट्री की जब तुअर की अराइवल चालू हो जाएगी, तो वहां से इंपोर्ट चालू हो जाएंगे, तब इसमें कमी आने की उम्मीद है। नए सीजन का जो ये दाल होगा तुअर का, वो अफ्रीका से, बलदेवा जी, वो क्या सितंबर से पहले मुमकिन है क्या इंपोर्ट होना? जी, जुलाई में वहाँ किसानों की अराइवल चालू हो जाती है, जून एंड जुलाई फर्स्ट वीक में, और जुलाई लास्ट में और अगस्त में जो है यहाँ पे वो इंपोर्ट का माल पहुंच जाएगा। तो मुझे लगता है अगस्त ऑनवर्ड जो है इसमें मंदी आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या लग रहा है सर, ये बीच के जो गैप है 3 महीने का, इस गैप में क्या दाम और बढ़ सकते हैं क्या तुअर के? जब बहुत ज्यादा तेजी आ जाती है तो दूसरी दालों की तरफ, जैसे मसूर दाल काफी मंदी है और साउथ में जो है तुअर दाल की जगह मसूर दाल का ऑप्शन रहता है, तो मुझे लगता है कि कुछ ग्राहकी जो है मसूर दाल की तरफ चली जाएगी और तुअर दाल के प्राइस पैनिक होने की जरूरत मुझे नहीं लगता है। लेकिन हाँ, इसमें प्राइस कंट्रोल को लेके जरूर एक चिंता बनी रहेगी। जी, मेरा सवाल चने को लेकर होगा। चने में 2-3 चीजें मुझे पूछनी है। अब तो दाम भी धीरे धीरे रिकवरी हो रही है और एमएसपी के आसपास ही भाव है, लेकिन क्या लग रहा है दाम यहाँ से बढ़ेंगे? और एक्सपोर्ट फरवरी में बम्पर एक्सपोर्ट के बाद क्या यहाँ पर सप्लाई को लेकर दिक्कत तो नहीं है चने को लेकर? चने को लेकर देश में कोई दिक्कत नहीं है, महाराष्ट्र की फसल बहुत अच्छी है। हाँ, राजस्थान, एमपी और गुजरात में कुछ प्रोडक्शन बुआई की लेके भी थोड़ी सी कमी रही थी, और अब यील्ड को लेके भी थोड़ी आशंका कम बताई जा रही है। लेकिन फिर भी जो सरकार के पास माल जा रहा है, जैसे 13.5-14 लाख टन सरकार के पास ऑलरेडी स्टॉक हो चुका है, 14.5 लाख टन पुराना स्टॉक भी बाकी है, तो 28-30 लाख टन सरकार के पास माल है, इसलिए इसमें कोई चिंता की बात आगे नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, मई महीने में मुझे लगता है कि चूंकि शादी ब्याह ज्यादा है और पिछले 1 महीनों से इसमें डिमांड नहीं थी, क्योंकि 28 तारीख को सरकार का एक लेटर आया था जिसमें ये कहा गया था कि हम चने के भाव को भी मॉनिटर कर रहे हैं। उसके बाद से स्टॉकिस्ट और मिलर जो है चने के स्टॉक के तरफ उससे दूर हुए हैं। तो मुझे ये लगता है कि जब मई में डिमांड आएगी तब किसानों को इसमें अच्छे भाव मिलेंगे, और जो मंडी में माल आ रहे हैं वो भी एमएसपी के आसपास बिकेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। ओके, यानी कुल मिला के चना, मसूर और मूंग को लेकर चिंता नहीं है। और जैसा बलदेवा जी कह रहे हैं कि हफ्ते भर में 500 रुपए तक की गिरावट भी आ गई है मूंग के दाम में। तुअर और उड़द के फ्रंट पर चिंता है, वो जुलाई तक तो सॉल्व होती नहीं दिख रही, लेकिन बाकी दालों पर निर्भरता बढ़ेगी तो हो सकता है कि वहां पर भी उस तरह की तेजी नहीं आए। सर, अब मेरा सवाल बलदेवा जी होगा, जो सरकार ने जो स्टॉक के जो आंकड़े जारी करने के लिए जो फरमान जारी किया है, क्या लग रहा है इससे क्या कारोबारियों में डर का माहौल तो नहीं है? देखिए, सरकार को वस्तु स्थिति जाननी बहुत जरूरी है, और मैं कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी को इसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने संवाद की नीति अपनाई है, न कि कोई कठोर कदम ने उठा के संवाद की नीति अपनाई है, जो सबसे बड़ी और अच्छी बात है। और हमने देखा है कि पिछले हफ्ता 10 दिन पहले सरकार पूरे कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी के पूरे कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के बड़े अफसर जो थे हर मंडी में गए थे, वहां वस्तु स्थिति को देखना चाहा और वस्तु स्थिति को समझना भी चाहा। ये बहुत अच्छी चीज है। इसी कारण हमें लग रहा है कि शायद स्टॉक लिमिट अभी तक नहीं आई है, क्योंकि सरकार ने समझ लिया है कि स्टॉक लिमिट ही इसकी
एकमात्र उपाय नहीं है, बल्कि स्टॉक लिमिट लगाने के बाद सप्लाई में बाधिता आ जाती है, सप्लाई बल्कि वो टाइट हो जाती है कुछ समय के बाद। तो सरकार बाकी स्टेप उठा रही है, लेकिन जहाँ तक आपने बोला कि स्टॉक डिस्क्लोज करने का, तो ये कोई बहुत बड़ी स्टिक स्टेप मैं सरकार का नहीं कहूँगा। सरकार को यदि पता रहेगा कि हमारे पास इतना माल है और हमें इतना टाइम उसको कंज्यूम में लगाना है, तो शायद उसको एक पॉलिसी बनाने में बहुत अच्छा रहेगा। तो मुझे ये लगता है कि हम सबको, व्यापारियों को, मिलर को, इंपोर्टर को और सभी को स्टॉक का अपलोड जरूर करना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। शुक्रिया बलदेवा जी, आपने वक्त निकाला। फटाफट से ग्वार पर राय लेते हैं। वंदना जी, ग्वार काफी कमजोर दिख रहा है, 2 से 3% की गिरावट, ग्वारगम 3% और 2% ग्वार सीड टूट चुका है। क्या करना चाहिए ग्वार सीड और ग्वारगम में, वंदना जी? नॉर्मल मानसून के न्यूज पे यहाँ पे लगातार हम लोगों ने फॉल आता हुआ देखा है। ये फॉल कंटिन्यू रह सकता है यहाँ पे विश्व मोहन जी, और क्रूड में भी यहाँ पे बिकवाली ही है। तो 5550 के लेवल पे मैं यहाँ पे मंदी करने की सलाह दूंगी। मुझे लग रहा है 5400 नीचे की तरफ प्राइसेस आएगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 5625 पर। ग्वारगम में भी मुझे लग रहा है कि 10,300 तक नीचे की तरफ प्राइसेस आ सकते हैं एक बार। शुक्रिया वंदना जी आपका, धर्मेश जी आपका और भाविक आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला।